गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है समास। जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है तो उनके स्थान पर नए शब्द बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे राधा और कृष्ण, तो इसका बनेगा राधा कृष्ण। समास की परिभाषा: परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब बच्चों, समास के भेद कौन कौन से हैं? समास के 6 वेद होते हैं। नंबर 1 अव्यय समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, और नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास, और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्यय समास किसे कहते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय है और उसकी प्रधानता है हो तो अव्यय के योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए तो उसे अव्ययवाद समास कहते हैं। जैसे आपका प्रतिदिन शब्द है, इसका जो है अव्यय समास, इसका जो पूर्व पद कौन सा है? प्रति। तो ये क्या है आपका? अव्यय। तो यहाँ पर आपका प्रति जो है अव्यय है, तो यहाँ पे समास कौन सा होगा आपका? अव्यय समास। इसी प्रकार आजीवन में देखिए, आजीवन में आ शब्द जो है आपका पूर्व पद है, यानी ये अव्यय भाव अव्यय है। तो यहाँ पर आप अव्यय लग गया तो आपका आजीवन यानी आपका बन गया अव्यय भाव समास। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पे बच्चों तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारकों की विभक्तियों का की के लिए आदि का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए युद्ध भूमि के लिए, यहाँ पर जो के लिए शब्द है वो उसका जो है लोप हो गया है। तो यहाँ पर लोप होने के बाद क्या बचेगा हमारा? केवल युद्ध भूमि। कारक के भेदों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास भी 6 वेद होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास। इस समास में कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे आपका समस्त पद है ये देशगत, इसका हमने विग्रह किया तो देश को गत मतलब देश को गया हुआ। तो यहाँ पर जो कर्म की जो विभक्ति है कौन सी है? कर्म तत्पुरुष की विभक्ति को है, तो इस विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया। तो क्या बचा हमारा? देशगत। इस जो बीच की विभक्ति है कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह है को, इसका जो है लोप हो गया तो क्या बन गया? देशगत। विभक्ति का लोप होकर केवल बचा आपका देशगत। इसी प्रकार अगला पॉइंट देखिए करण तत्पुरुष समास। इस समास में करण कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे कि से या द्वारा का लोप हो जाता है। करण कारक तत्पुरुष समास जो है इसमें करण जो है विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा, तो हमारा ये जो विभक्ति है इसमें करण की वो लोप हो जाएगी। जैसे समस्त पद देखिए गुण भरा, अब हमने इसको विग्रह करा तो इसका बना गुण से भरा। तो यहाँ पे जो से शब्द है आपका से है, ये विभक्ति चिन्ह है जो यानी कर्ण तत्पुरुष समास की जो विभक्ति का जो ये है इसका लोप हो जाता है। तो हमारा केवल क्या बनता है? इसका गुण भरा। विभक्ति का लोप हो गया, कर्ण विभक्ति का लोप होके इसका जो है आपका गुण भरा बना। मन चाहा, इसका हमने विग्रह करा मन से चाहा, तो मन से चाहा तो ये हमारा से जो विभक्ति चिन्ह है से इसका लोप होके बन गया मन चाहा। इसके बाद देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे कि आपका समस्त पद है देशभक्ति और विग्रह हमने इसका करा देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह हमारा संप्रदान विभक्ति का चिन्ह क्या है? के लिए। तो के लिए का हमारा क्या हो गया? लोप हो गया। क्या बचा हमारा? देशभक्ति के जो के लिए है विभक्ति चिन्ह इसका लोप होके केवल क्या बचा? देशभक्ति। परिभाषा के अनुसार क्या दिया है कि जो भी विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाएगा। अब पाठशाला, इसका हमने विग्रह करा पाठ के लिए शाला, तो के लिए हमारा जो क्या है? के लिए लोप हो गया और क्या बचा? पाठशाला। तो हमारा जो समस्त पद क्या बनेगा? पाठशाला। इसी प्रकार देखिए अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने पर के अर्थ में का लोप हो जाता है। अपादान विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? से अलग होने पर। जैसे आपने पढ़ा होगा विभक्ति में अपादान कारक से अलग होने पर, यानी कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो वहाँ पे से का इस्तेमाल होता है। जैसे कि
से विभक्ति चिन्ह आपका करण में भी है और से विभक्ति आपका अपादान कारक में भी है। आप पहचान कैसे करेंगे? जिसमें जिस से में संयोग से काम होता है, के द्वारा होता है, वहां पे करण कारक विभक्ति का चिन्ह से होता है। और जहाँ अपादान है यानी कुछ चीज अलग से गिर रही है या अलग हो रही है, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वहां पे अपादान कारक होता है। तो जो ये से जो अलग होने पर, इसीलिए अर्थ में लिखा है कि अलग होने पर अगर जो इस विभक्ति का लोप हो जाता है तो वहां पे अपादान तत्पुरुष समास आता है। जैसे आपका ये विग्रह समास है, ये देखिए, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग हुआ। पथ मतलब रास्ता, रास्ते से अलग, रास्ते से भ्रष्ट, रास्ते से हटा हुआ। तो यहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह क्या है? से, यानी अलग, पथ से अलग हुआ। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप, से का लोप होकर क्या बन गया? पथ भ्रष्ट। इसी प्रकार ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी ऋण मैंने कर्जे से मुक्त, तो यहाँ पे से विभक्ति का लोप होकर क्या बन गया? ऋण मुक्त। तो हमारे यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास में आपका जो है से का लोप होकर क्या बन जाएगा? ये जो है पथभ्रष्ट और ऋण मुक्त। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, संबंध तत्पुरुष। इस समास में संबंध कारक की विभक्तियों का की क्या लोप हो जाता है। जैसे इसका संबंध तत्पुरुष विभक्ति चिन्ह कौन कौन से? का और की। तो हमारा यहाँ इस तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? का की जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाएगा। अब जैसे आपका राजा का कुमार, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? का है। तो हमारा का यहाँ पे लोप हो गया, तो क्या बन गया? का लोप हो गया, हमारा बन गया राजकुमार। विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया तो क्या बन गया? राजकुमार। ऐसी गंगा का जल, तो यहाँ पे का विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक की, तो यहाँ पे का लोप होकर क्या हो गया? गंगा जल। विभक्ति का लोप होकर केवल क्या बचा आपका? गंगा जल। इसमें अगला पॉइंट देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में अधिकरण कारक विभक्तियों में पर का लोप हो जाता है। अधिकरण विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। जैसे आप देखिए विग्रह देखिए, वन में बास, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है? में है, तो इसका हमारा लोप हो गया, तो वन में बास विभक्ति चिन्ह लोप होकर क्या बन गया? वनवास, में हट गया। ऐसे गृह में प्रवेश, तो में हट के क्या बन गया? गृह प्रवेश, विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। अगला समास देखिए आता है कर्मधारय समास। जिस समास पद में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष हो, या एक पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे इसमें आपका दो तरीके से आपको समझना है कि जैसे नीलाकंठ, तो यहाँ पे कंठ की विशेषता क्या है? कंठ जो है विशेष है और इसकी विशेषता क्या है? नीला। यहाँ पे आप परिभाषा देखिए, जिस समस्त पद में एक पद विशेषण हो, एक पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो। एक पद आपका विशेषण, नीला क्या है? विशेषण है, और ये क्या है? विशेष है। तो वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास। या दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय है। तो उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय उसे कहते हैं जिससे उपमा की जाए, और जो उपमा की जाए उसे हम बोलते हैं उपमान। तो यहाँ पे कंठ क्या है? कंठ की उपमा किससे की जा रही है? कंठ उपमेय, यहाँ पे कंठ उपमेय है ये, और नीला क्या है? ये उसको उपमान दी जा रहे। तो यहाँ पर आपका कंठ आपका उपमेय हो गया, और उपमान किससे उपमा दिया? नीला रंग से उपमा की जा रही। तो यहाँ पे आपका नीला कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो गया। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में जो है उत्तम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे नर क्या है? नर आपका जो हो गया उपमेय, और उसको उसको उपमान क्या किया जा रहा है? उत्तम होने का। तो नर आपका हो गया उपमान, उपमेय, और उत्तम हो गया उपमान। उसकी जो विशेषता क्या बताई जा रही है? उत्तम। नर की विशेषता हो गई उत्तम, यानी उसको उपमा दी जा रही है कि वो इतना उत्तम है। और किसकी दी जा रही है? नर की दी जा रही है। तो नर क्या हो गया हमारा? उपमेय। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इस विशेषण और विशेष के हिसाब से देखा जाए तो देखिए जो है नर आपका क्या हो गया? विशेष, और उत्तम हो गया आपका विशेषण। नर की विशेषता क्या है? उत्तम होना। तो विशेषण क्या है उसका? विशेषण हम किसी की विशेषता बताते हैं तो उसी हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो उत्तम नर आपका क्या हो गया? विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। और जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण बोलते हैं। तो ये नर आपका विशेष हो गया और उत्तम का विशेषण हो गया। तो एक पद आपका विशेषण हो गया, एक आपका पद हो गया विशेष, एक पद हो गया विशेषण। तो परिभाषा से आपका बनता है कि जिस समस्त पद में एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष हो, या एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो, वहां कर्मधारय समास होगा।
बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे जितने समास आपके शेष रह गए वो मैं उन्हें अगले टर्म में पढ़ाऊंगी।